Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri and my coaching classes, the name of our coaching classes is Qadri Coaching Classes. Through Qadri Coaching Classes, I have given to a very important lesson, the unit of life. My dear friend, also you have know, I have already uploaded fundamental unit of life, those who are simply belongs to the class 9th. But today we will have the discussing here the unit of life, those who have belongs to class 9th and class 11th students. Mostly our lecture those who are given by today are given by us only for important in class 11th students. So my dear friend, what is the cell? A simple definition of the cell is the fundamental unit of life. A delimited semi-permeable membrane and capable of free from other living system is self-reproductive. This definition is simply be given by Lowy and Sickertley, both scientists, those who have given the definition in 1923. So my dear friend, this definition is a very important definition in current time of period. In this definition, once again, cell is the unit of biological activity. Cell is the unit of biological activity. Delimited semi-permeable membrane and capable of free from other living system is self-reproductive. कोशिका जैविक क्रियाओं की इकाई है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। यदि इसे किसी ऐसे जीवित तंत्रों से रहित कर दिया जाए तो यह स्वतः जनन कर सकती है। यदि ऐसा है तो ये कंप्लीट सेल है, यदि ऐसा नहीं है दिस विल नॉट बी कंप्लीट सेल। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट टेल यू जस्ट लाइक cell, only cell is the fundamental unit of life, cell is the structural and functional unit of life. My dear friend, this definition is an ancient definition. ये परिभाषाएं पुरानी हो चुकी हैं और जो परिभाषाएं पुरानी हो चुकी हैं उन परिभाषाओं को बेस न मान करके, आधार न मान करके हम आज आपके सामने एक नई डिफिनेशन दे रहे हैं जो लोवी और सिकटली के द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने डिफिनेशन में क्लियर कर दिया कि सेल इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल लाइफ, इज delimited सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ फ्री फ्रॉम अदर लिविंग सिस्टम, इज सेल्फ रिप्रोडक्टिव। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ द सेल। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सेल तो ऐसे सिंपली ढेर सारे टीचर्स ऐसे बोल देते हैं सेल क्या है, सेल क्या है, एक कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अरे भाई इकाई तो है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आप बताएं कि अगर हमको नीट के बच्चों को, इंटरमीडिएट के बच्चों को इसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है तो क्या हम यही बताएंगे दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? नो, रॉन्ग। In my opinion, this definition is completely wrong, and those definitions are given by Lowy and Sickertley is perfect. वह परिभाषा जो लोवी और सिकटली ने अभी आधुनिक परिभाषा दिया है उसी परिभाषा को हम परफेक्ट मानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये तो मैंने सेल को बताया और मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के विषय में बता दिया। सेल के टोटल ऑर्गेनेल्स के विषय में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स मैंने, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, रख दिया है। और आज हमको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स एंड डीप पॉइंट्स ऑफ द सेल्स डिस्कस करना है, वेरी डीप पॉइंट ऑफ द सेल्स डिस्कस करना है कि सेल के एक गहरे बिंदु, ऐसे बिंदु जिनको निचोड़ करके आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से
आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, सेल के उन बिंदुओं का मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसको अभी अब तक आप लोग जिससे अननोन होंगे। सेल सिंपली अगर यह कह दिया जाए, अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि पहले लिविंग सेल की खोज हुई या डेड सेल की, माय डियर फ्रेंड, पहले डेड सेल की खोज हुई थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क सेल से सिर्फ देखा, उसका नाम दिया हॉलो चैम्बर इन 1665। इन 1665 1665 में रॉबर्ट हुक ने सिर्फ इतना बोला कि कोशिका जो है, कोशिका का नाम ही उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ यह कहा कि यह एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, एक कोष्ठकीय संरचनाएं होती हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग कोष्ठक होते हैं, सेम एज लाइक ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, सो एंड जस्ट लाइक, ऐसे आप देख सकते हैं ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। इन्हीं को उन्होंने कहा कि दिस वन इज द हॉलो स्ट्रक्चर। क्या बोला इसको? हॉलो स्ट्रक्चर बोला इसको। इसको उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस वन इज अ कंप्लीट डिफिनिशन ऑफ द सेल। सेल की डिफिनिशन तो स्टार्ट हुई जब कहा गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अगर इसको क्लियर किया गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला वास्तव में है क्या, तो ओमनिस सेलुला ए सेलुला के विषय में आपसे जो है इसके विषय में एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला ये टर्म जो है ये सेलुली से लिया गया है। किससे लिया गया? टर्म जो सेलुली से लिया गया है। सेलुली से अभिप्राय होता है कि एक ऐसी बहुकोष्ठकीय संरचनाएं, बहुकोष्ठकी अर्थात जिसमें चैम्बर ढेर सारे हों, जिसमें चैम्बर ढेर सारे हों, ऐसे चैम्बरों के द्वारा, ऐसे कोष्ठकों के द्वारा यह निर्मित होती है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि सेल के विषय मैंने बताया कि सबसे पहले डिस्कवरी अगर किया तो रॉबर्ट हुक ने किया है, मैं मानता हूं सही है, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से किया। 1665 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने इस डिफिनिशन को क्लियर किया। और आज मैं यह बताना चाहूंगा कि जो 1665 में सेल की डिफिनिशन को जो बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, जो ऑब्जर्व किया गया, जो देखा गया, उसमें सिर्फ ये बोला गया दिस वन इज द हॉलो चैम्बर, ओनली दिस वन इज द हॉलो चैम्बर। या एक जो है हॉलो चैम्बर एक रिक्त जो है एक कोष्ठक है, रिक्त कोष्ठक है। लेकिन अगर ये हम आपसे पूछें हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, सर एंटनी वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स की खोज किया, वेरी माइन्यूट एनिमल्स की खोज किया, जिसमें उनके सामने आए बैक्टीरिया आए, वायरसेस आए, ऐसे ऑर्गेनिज्म आए, मोनेरा से बिलोंग करते हुए आए, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हुए एनिमल्स आए। तो वहां पर उन्होंने कहा, और तब उन्होंने डिस्कस किया कि ये जो है सर एंटनी वैन लीeuwenhoek ने कह दिया। प्लांट सेल के विषय में डिस्कस तो बहुत बाद में एफ वीवर्स ने किया। एफ वीवर्स ने, साइंटिस्ट एफ वीवर्स ने 1805 में डिस्कस किया कि ये प्लांट की सेल है, पादप की कोश क्या है, दे आर मेड बाय द 3 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। पहले को उन्होंने कहा कि प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, ये अलग इनकी कोशाभित्ति होती है, सेल वॉल इनकी अलग होती है, एनिमल की सेल वॉल अलग होती है। माय डियर फ्रेंड, दिस टाइप्स ऑफ सेल वॉल इज सिंपली मेड बाय द 2 टाइप्स। One type, those types of cell wall is simply occur in animals, and other type the cell wall is simply occur in a plant's body. एक पादप कोशिका की, पादप कोशिका को कहा, दूसरा जंतु कोशिका को कहा। तो माय डियर फ्रेंड, जंतु कोशिका में कोई और लेयर नहीं होती है, जंतु कोशिका में कोई और परत नहीं होती, सिंगल लेयर होते हैं जो सिंपली पेप्टोज के बने होते हैं। लेकिन एनिमल सेल के, प्लांट सेल के विषय में अगर उन्होंने कहा, तो प्लांट सेल के विषय में कहा कि सेलुलोज के बने होते हैं। पादप कोशिका एक सेलुलोज की बनी होती है। जब डिस्कवरी आगे चलती है, डिस्कस आगे चलता है, तो डिस्कस आगे चलने पर यह मिला कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर डिवाइडेड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। सेल साइज एंड स्ट्रक्चर आल्सो वी आर डिस्कसिंग our YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. So my dear friend, today only we are discussing here prokaryote and eukaryote. प्रोकैरियोटिक सेल, आप देखिए इसको कैसे तोड़ा जा रहा है। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन, कैरियोटिक से लिया, कैरियोटिक टर्म लिया गया कैरियन से। कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दोज सेल्स आर मेड बाय द प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, एज जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल, as just like bacterial cell. Any types of bacteria
कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, कॉमर्सिव बैक्टीरिया, many size and structure of the bacteria, and all types of bacteria are simply belongs to the phylum Monera. ये phylum Monera से belong करते हैं, but we are discussing here Monera के बाद क्या आया? प्रोटिस्टा आ गए। मोनेरा के बाद व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तब आगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपने देखा प्रोटोजोअन्स आए। प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटोजोअन्स आए। प्रोटोजोअन्स में क्या क्या आ रहा है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, means those body are simply be made by a single cell. How many cells? Single cell. So my dear friend, in this types of way, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, हमने दो प्रकार की कोशिकाओं को बनाया है। एक तो मैंने प्रोकैरियोट बनाया है जो प्रिमिटिव है, देयर आर नो एनी सेल ऑर्गेनेल्स और देयर आर नो एनी सेल ऑर्गेनेल्स आर कंप्लीटली बी सीन इन हियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी कोशिकांग स्पष्टतया दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल न्यूक्लिक मटेरियल आर स्कैटर्ड इन होल अराउंड द सेल। आप इसमें सारे केंद्र की प्रभाग को देख रहे हैं जो कि पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से फैला हुआ है। बट हियर दिस वाज द यूकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल विद इन द केस ऑफ दिस वे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑल न्यूक्लिक मटेरियल कंजॉइंड विद इन द न्यूक्लियस। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्लांट सेल बॉडी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट। फर्स्ट को हमने कहा कि सेल वॉल है, कोशाभित्ति है। सेकंड मैंने कहा साइटोप्लाज्म है। थर्ड मैंने कहा न्यूक्लियस है। हाउ मेनी पार्ट? 3 पार्ट्स। वन इज द, अगर इसको पहले भाग को हम डिस्कस करना चाहें तो माय डियर फ्रेंड, अगर इसको पहले भाग को डिस्कस कर, पहले भाग को हम कहेंगे कि ये क्या है। पहले भाग के नाम के विषय में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो पहले भाग के नाम के विषय में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर पहले भाग के नाम के विषय में कहा गया कि ये सेल वॉल है, कोशाभित्ति है। दूसरा भाग इनका लिया गया सेल वॉल के बाद अगर कोई और पार्ट आता है तो है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला मैंने दिया है इसका सेल वॉल, सेल वॉल मैंने दिया, कोशाभित्ति दिया मैंने। दूसरा पॉइंट मैंने दिया यहाँ पर साइटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट मैंने दिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं दे रहा हूं न्यूक्लियस का। माय डियर फ्रेंड, ये 3 पार्ट जो आप देख रहे हो, यही 3 पार्ट सेल के मेन पार्ट होते हैं। अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, ये सारे के सारे कोशिकांग कहां पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, जीव द्रव्य में पाए जाएंगे। क्योंकि पुरकिंजे ने कहा कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। इट इज बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म इज द बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जीव द्रव्य, बिना जीव द्रव्य के कोई जीवन संभव है। नहीं, जीव द्रव्य अगर जिसमें नहीं पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म अगर जिसमें नहीं पाया जाएगा, वो उसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांगों का डेवलपमेंट नहीं होना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो डायग्राम शो किया गया है, और जो डायग्राम हम ऑलरेडी अपलोडेड करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो इस लेक्चर में मैं डायग्राम अपलोडेड करूंगा, इन सभी डायग्राम को क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे पूरी तरह से इसको नोट करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर समझेंगे। तब इसको समझ लेने के बाद हम आपको सेल डिवीजन पर लेके चलेंगे। डायरेक्टली मैं आपको सेल डिवीजन पर डिस्कस नहीं कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सेल डिवीजन तक लेके चलूंगा आपको, जो कि क्लास 11th के बेस में, क्लास 12th तक के बेस में कंप्लीटली पूरी तरह से समझाया गया, दिया गया, बताया गया, और प्लस ये प्रैक्टिकल में भी है। तो आइए देखते हैं। यहां पर मैंने कहा सेल वॉल इज द मेड ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर। व्हाट इज दिस? फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बाय विथ, बाय झिल्ली, बाय आउटर वॉल मैंने कहा इसको, बाय भित्ति मैंने कहा इसको बीच वाली झिल्ली का नाम, बीच वाली परत का नाम मैंने दिया कि ये मिडुअल मेम्ब्रेन है, और अंदर वाली परत का मैंने नाम दिया जो है को इंडो मेम्ब्रेन है। तो इक्टो, मीजो, इंडो, बाहर की, मध्य की और अंतर की, ये तीनों परतें होती हैं। तो सेल वॉल प्लांट की कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट में डिवाइड हो गई।
एक बाह्य के रूप में, एक मध्य के रूप में, एक आंतरिक के रूप में। एक बाह्य, इक्टो, एक मीजो, एक इंडो, ये 3 हो गए। आपने यहां देखा। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहां पर वैक्यूल ज्यादा अमाउंट में दिखाई दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दिस इज द मेजर डिफरेंस। In the case of plant cell body, vacuoles are simply occurring in a large scapic area. They are covered to the large scapic area, जो कोशिका का सबसे ज्यादा भाग कवर करते हैं। और एनिमल के केस में वैक्यूल तो पाए जाते हैं, ऐसा नहीं वैक्यूल विदाउट वैक्यूल, ऐसा नहीं है। किसी किसी किताब में लिखा हुआ है कि ये वैक्यूल कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, एब्सेंट नहीं होते, पाए जाते हैं, बट देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर आर वेरी माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आप सोचिएगा कि उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है। बट इन द कंपेयर ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पादप कोशिका में आप देख सकते हो कि आप वैक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। उसके बाद का जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो और पार्ट आप देख रहे हो, तो ये सारे पार्ट हैं, गोल्गी बॉडी, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट इनका होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और उन्होंने बताया कि द न्यूक्लियस इज सिंपली मेड बाय द 2 लेयर्स, वन इज द आउटर लेयर, अदर इज द इनर लेयर। एक उन्होंने कहा कि आउटर लेयर है, और दूसरे को उन्होंने कहा कि ये इनर लेयर है। तो जो आउटर लेयर है माय डियर फ्रेंड, आउटर लेयर मींस बाहरी परत जो है, वो आउटर लेयर इज फोल्डेड टू आउटसाइड, ये बाहरी दिशा में फोल्ड कर गई। Within the cytoplasm, it simply made the endoplasmic reticulum. My dear friend, we have already discussed the endoplasmic reticulum is the 2 types. अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। Endoplasmic reticulum are 2 types. One is the rough endoplasmic reticulum and other is the smooth endoplasmic reticulum. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो दूसरा स्मूथ चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है। एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरी चिकनी। खुरदरी क्यों हो गई? माय डियर फ्रेंड, द राइबोसोम्स मॉलिक्यूल आर सिंपली अकर आउटसाइड ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंस देयर सरफेस आर रफ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी परत पर जो कणिकाएं पाई जा रही हैं, इन्हीं कणिकाओं के द्वारा इनका आकार रफ दिखाई दे रहा है, रफ खुरदरा दिखाई दे रहा है। और जिनके ऊपर यह कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी उनका आकार हमेशा चिकना होगा। शेप, साइज, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे छोटे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर जिनके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है, देयर आर सिंपल एंड सिंगल वर्कर्स वी हैव सीन। व्हाट इज दिस? The ribosome are simply be synthesize the protein molecule. ये प्रोटीन मॉलिक्यूलों का संश्लेषण करते हैं। कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम का वर्क अगर व्हाट इज द वर्क ऑफ राइबोसोम? आप बोलेंगे दे ओनली सिंथेसाइज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। यह प्रोटीन मॉलिक्यूलों को संश्लेषित करने का कार्य करता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आप देखते हैं, तो यहां पर मैंने राइबोसोम के विषय बताया भी आपको। उसके बाद राइबोसोम के विषय में यहां देखिए, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और यहां पर ये लाइसोसोम है, यहां पर इसको लाइसोसोम कह रहे हैं। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। जो लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना गया। इसके रीजन भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसको भी मैंने ऑलरेडी कह रखा है। जितने भी टॉपिक आपको जो है पढ़ने हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी को आप सब्सक्राइब करके उस चैनल पर आसानी पूर्वक आप उस टॉपिक को सर्च करके आप आसानी से खोज करके पढ़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। आप देखिएगा, ये साइटोप्लाज्म से कंप्लीटली कवर्डेड है। अब मैंने कह दिया कि साइटोप्लाज्म से कवर्डेड है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। बट माय डियर फ्रेंड, न्यूक्लियस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं रहता। न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म फिलअप हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ना कि साइटोप्लाज्म। यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फिलअप हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। देयर नेचर आर सिंपली बी एसिडिक। न्यूक्लियोप्लाज्म का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ there are 2 types of important acids are occur inside the nucleus. What is this? RNA and DNA. Ribose nucleic acid and deoxyribose nucleic acid. My dear friend, ये दोनों acid very strong acid and they have genetic, they are simply be create to genetic character to the parent to the daughters. ऐसे राइबोसोम के जो है, ऐसे
डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करते हैं। मोस्टली वर्क इसका इसमें जो होता है वो डीएनए का होता है। अर्थात डीएनए एक ऐसा जो मॉलिक्यूल मिला आपको, डीएनए जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिला आपको, ये डीएनए का भी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप देख रहे हैं, खोज रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मैंने ऑलरेडी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे क्वेश्चन एराइज करिए, मुझसे आंसर लीजिए उसका। तो मैं यहां पर आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि डीएनए पेंटोस शुगर का है, पेंटोस शुगर का है। पेंटोस शुगर में C5H10O4, आरएनए C5H10O5, आरएनए C5H10O5 और डीएनए C5H10O4। यहां पर देखा आपने C5H10O4 ये डीएनए में है, डीएनए में है, और C5H10O4 ये आरएनए में है। किसमें है? आरएनए में है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में है, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में है। तो माय डियर फ्रेंड, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का हो गया और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड का हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों एसिड कहां पाए जा रहे हैं? विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। सिंस द न्यूक्लियोप्लाज्म इज एसिडिक, इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो अम्लीय होता है। इज इट क्लियर? अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसका नेचर क्या है, आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। रुडोल्फ विर्कोव ने बताया कि अपनी जो रुडोल्फ विर्कोव ने बताया, और यहां पर आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये क्वेश्चन अराइज करता हु गेव द सेल थियरी, कोसा सिद्धांत, कोसावाद किसने दिया? द स्लीडेन एंड स्वान। कौन दिया? स्लीडेन एंड स्वान ने दिया। कब दिया? स्लीडेन और स्वान ने इसको 1839 में दिया। कब दिया? 1839 में दिया। कोसावाद, कोसावाद किसने दिया? स्लीडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1839 में दिया। और उसी के बाद उन्होंने जो अपना 1839 में कोसावाद दिया, उसी कोसावाद की पुष्टि किया, उसके विषय में रुडोल्फ विर्कोव नाम के साइंटिस्ट ने 1858 में 1858 में वेल एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्या किया? वेल एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्या वेल एक्सप्लेनेशन दिया भाई? उन्होंने ऑलरेडी ये बोल दिया। क्या बोल दिया? अब आप सेल थियरी नोट करेंगे माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग सेल थियरी नोट करेंगे। मैं सेल थियरी बोलने चल रहा हूं। सेल थियरी बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 2 सेल थियरीज हैं जिसको मैं बोलने चल रहा हूं। और ये मैं बोल रहा हूं सेल बायोलॉजी से, ध्यान दीजिएगा, सेल बायोलॉजी से बोल रहा हूं। और मैं इस टॉपिक को जो आपको दे रहा हूं, या जो टॉपिक है डॉक्टर विनोद भारद्वाज की बुक से भी बोल रहा हूं, जिन्होंने जीव विज्ञान की पेज नंबर 320 पर लिखा है। उसी पेज नंबर 320 के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं, दिखा रहा हूं कि यहां पर जो बताया गया कि सभी जीवों का शरीर एक जो है, सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाएं से मिलकर के बने होते हैं। सभी जीवों का शरीर एक कोशिका से या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सभी जीवों का शरीर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, एक कोशिका से बनेगा, नहीं तो फिर बहुकोशिका से बनेगा। एक कोशिका तो बहुकोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि ऑल सेल्स आर ओरिजिनेटेड टू प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। अपनी पैतृक कोशिकाओं से उन नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यह थियरी को एक्सप्लेन कर दिया गया। समस्त जीवों के शरीर की संरचना क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है, संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है, और समस्त जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं। समस्त जैविक क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं माय डियर फ्रेंड, ये कोशिकाओं में ही संचालित होती हैं। आपने देखा, इस थियरी के बेस पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति मैंने बताया कि पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही संभव है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इस तरह से जो सेल थियरी दी गई, इस सेल थियरी के बाद इसमें जो है, इसमें जैसे ढेर सारे एक्सेप्शन है। वाउचेरिया है, ओकेरिया में आया है, इसका जो है वाउचेरिया जो है ये इसके अपवाद में आ रहा है, जो सेल थियरी को फॉलो नहीं कर रहा, जो सेल थियरी को फॉलो नहीं कर रहा है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल जिनको बोला गया, और बैक्टीरिया जो बोले गए, ये ऐसे हैं जो पहले प्रिमिटिव में आए, मोनेरा में आए, प्रोकैरियोट्स के पहले आए, प्रोकैरियोट्स के पहले आए। तो ये सारे के सारे जो है
वायरसेस ऑलरेडी भी कमिंग ऑन द बिफोर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के पहले आए वायरस। तो वायरस देखा आपने, बैक्टीरिया देखा आपने, और जो है उसी के साथ साथ आपने ओकैरिया को देखा है, वोकेरिया को आपने देखा, ओचेरिया जिसको बोला गया, ओकेरिया को आपने देखा। तो ये जो भी आपने देखा है, ये सारी की सारी संरचनाएं, सारे के सारे स्ट्रक्चर, वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेल थियरी है जो स्लीडन और स्वान के द्वारा 1839 में दी गई, और जिसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया है रुडोल्फ विर्काउ ने 1858 में दिया। सेल थियरी 1839 में, याद रखिएगा, सेल थियरी 1839 में, और वेल एक्सप्लेनेशन 1858 में। जो 1858 के बाद जो थियरी आई, जो पढ़ने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए दी गई, उस थियरी में यह क्लियर कर दिया गया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। माय डियर फ्रेंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। So within the case of this point, we have simply been discussing here today the simple way। अगर हम साधारण रूप से कहना चाहें, अभी मैंने नाम लिया सर एंटनी वन लीवेनहॉक को, और उसमें मैंने आपको बता दिया सर एंटनी वन लीवेनहॉक ही ऐसे रहे जिन्होंने सबसे पहले एक जीवित कोशिकाओं के विषय में अध्ययन किया, देखा, समझा, बताया उन्होंने। और इसी के प्रकार से आपने देखा कि कोशिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से जो है, इनकी संख्या को अगर हम देखें, कोशिकाओं की संख्या को देखें, अगर इनके नंबर को देखा जाए, अगर हम आपसे पूछे कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, मैंने क्वेश्चन राइज किया, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, एडल्ट ह्यूमन के बॉडी में, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स हैव सीन एंड व्हाट इज द वेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अब आया ना क्वेश्चन समझ में? बोलिए, अब आया ना क्वेश्चन समझ में? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं और उनका वजन कितना होता है, उनका वेट कितना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको नोट करिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 60,000 बिलियन, कितना मैंने कहा, 60,000 बिलियन सेल्स होती हैं। फिर से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 60,000 बिलियन सेल्स होती हैं, जिनका वेट देखा गया, अगर इनको एक कंप्लीट वेट देखा जाए तो ये वेट जो होता है 80 किलोग्राम होता है, 80 किलोग्राम होता है। ये मैं एक वयस्क मनुष्य के विषय में बात कर रहा हूं, किसी बच्चे को मत वेट कर लीजिएगा, मैं बच्चे के विषय में वेट नहीं कर रहा, मैं एक वयस्क मनुष्य के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं। और इस वयस्क मनुष्य के विषय में जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, यह मैं अपने हिसाब से नहीं दे रहा हूं, यह कई बुकों से निचोड़ करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, इन द क्लास 11th एंड 12th आप लोग पूरी तरह से मेरी बातों पर ध्यान देंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि सेल क्या है, सेल थियरी क्या है, और सेल थियरी को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो इस तरह से आपने देखा शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या है, ये ऑलरेडी मैं इसका फिगर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग इसको आसानी पूर्वक देखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, व्हाट इज द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को आगे बताना चाहूंगा कि इस बेस पर आपने देखा कि जो सिंपली माइकोप्लाज्मियल है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, अगर उनके प्रोकैरियोट्स के प्रोकैरियोट प्रिमिटिव कैरियोटिक सेल्स, प्रिमिटिव कैरियन, प्रारंभिक केंद्रक के द्वारा निर्मित कोशिका, अगर उनके साइज को हम देखें तो उनकी साइज जो है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है, 10 माइक्रोमीटर तक होती है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और अगर हम इसी को अगर हम आपसे आगे बताना चाहें तो अगर ये कहना चाहें कि जो है जीवाणुओं की कोशिकाओं का आकार कितना होता है, तो माय डियर फ्रेंड, जीवाणुओं की कोशिकाओं का आकार 0.2 डेसिमल 2 से लेकर के 0.2 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर होता है, 1.5 माइक्रोमीटर होता है। लंबाई 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होती है, लंबाई 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होती है। और माय डियर फ्रेंड, और आगे चलते हैं, अगर हम सबसे लंबी सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी और एनी अदर लिविंग एनिमल्स, आवर नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल।
हमारी नर्व सेल जो होती है, हमारी केंद्रिका जो तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसका फिगर भी मैं अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग उसको भी देखिए कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई मैंने बताया कि सबसे लंबी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो आपके स्पाइनल कार्ड से लग करके एकदम लोअर पोर्शन तक अटैच होती हैं, एक सेल। और उसके बाद बॉडी में डिफरेंट जो है तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आपके शरीर से संवेदनाओं को ग्रहण करके, शरीर से किसको, संवेदनाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया, इसी बेस पर मैंने इनको डिवाइड किया। The cells are divided into how many types? 3 types. जो नर्व सेल है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, PNS, CNS, ANS, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमियल न्यूरल सिस्टम एंड PNS, CNS, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमियल न्यूरल सिस्टम। इस प्रकार से मैंने 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया। तो माय डियर फ्रेंड, आपने ये भी देखा, और यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर मैं जो डिस्कस किया हूं, जो बताया हूं आपको, और यहां पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के विषय में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और जो आपको समझाया है, इसका वेल डायग्राम बनाएंगे, वेल नोट प्रिपेयर करेंगे, बढ़िया सा आप नोट बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे, लिखेंगे और उसका फेयर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में हमेशा जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान सिर्फ पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, सेल साइंस जब आपको दिया जाएगा, सेल बायोलॉजी जब आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, तब आप समझोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था, किसी ने बताया था। तो जो सेल बायोलॉजी है, कोशिका जीव विज्ञान है, या कोशिका जीव विज्ञान में आप वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके बेसिक पॉइंट्स को आज मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपके सामने ओपन करके रख दिया, बता दिया आपको कि ये सेल थियरी क्या होती है, सेल साइंस क्या होती है, और ये प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं। प्रोकैरियोट के विषय मैंने बताया कि प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस, those types of cells those are made by the primitive nucleus is called prokaryotes, and eukaryon, you means modern, caryon means nucleus, those types of cells are made by the modern nucleus is called eukaryotic cell। ऐसी कोशिकाएं जो कि आधुनिक केंद्रकों के द्वारा बनी हुई हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। माय डियर फ्रेंड, आधुनिक कोशिका के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया। आधुनिक कोशिका का न्यूक्लियस वही होगा जो कि जिसके अंदर के सारे न्यूक्लिक मटेरियल कंजॉइंट होंगे, एसोसिएट होंगे। अगर ये कंजॉइंट एसोसिएट है तो फिर ये न्यूक्लियस है, अगर कंजॉइंट एसोसिएट नहीं है, आप इस तरह से देख रहे हैं जो पूरी तरह से फैला हुआ है, हम इसको न्यूक्लियस की संज्ञा नहीं देते हैं। इस प्रकार से मैंने न्यूक्लियस क्या होता है उसके विषय में बता दिया। अब न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा पार्टिकल होता है न्यूक्लियोलस। अब आप बताइए कि जब न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई है तो न्यूक्लियोलस की खोज कैसे होगी? तो पहले न्यूक्लियस की खोज हुई, उसके बाद न्यूक्लियोलस की खोज हुई है। तो न्यूक्लियोलस के फंक्शन क्या क्या है, अभी तक इसके फंक्शन की विशेष जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है, यही जो है न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाता है, विलुप्त तो हो जाता है, और लास्ट कंडीशन जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है फिर से प्रेजेंट हो जाता है। आखिर जाता कहां है? क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, इसका आंसर मैं ही दूंगा आपको। आखिर इतने समय के लिए न्यूक्लियोलस जाता कहां है? अगर सेल के डिवीजन में इसका कोई रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो इसको अपीयर होना चाहिए। यदि अपीयर नहीं है तो कोई ना कोई रोल जरूर वर्क कर रहा है इसका। यह मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिएगा। इसका आंसर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा आपको, और जिसको मैं ही दूंगा आपको इसका आंसर, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेनेशन दिए, ये सारे एक्सप्लेनेशन की पावर और जो प्रॉपर्टीज एंड नेचर एंड बिहेवियर वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों की ये बेसिक प्रॉब्लम थी, सर सेल की परिभाषा क्या है, सर प्रोकैरियोट क्या है, सर यूकैरियोट क्या है, सर ये क्यों प्रोकैरियोट बोले गए, क्यों यूकैरियोट बोले गए। तो एक बार मैंने कहा कि इसको अपलोड कर देते हैं, और इसका जो आज का मैंने शीर्षक दिया, वो शीर्षक मैंने दिया है द सेल मींस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल
इज यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया जाए तो फिर ठीक है। आर द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कोशिका जैविक क्रियाओं की क्या ये यूनिट ऑफ लाइफ है? यस, बिल्कुल है। बिना कोशिका के हमारे शरीर का संगठन नहीं हुआ है। बिना कोशिका के हमारे शरीर का संगठन नहीं हुआ है। यही कोशिकाएं मिलेंगी। आइए सिंपल सी थियरी बोल रहे हैं हम आपको। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन हुआ तो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, फिर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन हुआ तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, मीथेन वगैरह, एथेन वगैरह, प्रोपेन वगैरह, एथिलीन, एसिटिलीन, इनका कॉम्बिनेशन तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माइनोज, सुक्रोज, लैक्टोज, हार्मोज, इस तरह से बनना शुरू हुए। अब जब ये बनना शुरू हुए ये जेली लाइक एक गाढ़ी संरचना के रूप में एक सेल के अंदर विद्यमान हो गए। जब इनकी संरचना सेल के साइटोप्लाज्म से डिफरेंट हो गई तो ये कहा उससे अलग, सेल से अलग हुए और पहली बार जो है अलग हो रहे हैं और वहां पर इन्हीं संरचनाओं को कहा गया कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि ये सेल नहीं थे, सेल लाइक बिहेव कर रहे थे, सेल लाइक बिहेव कर रहे थे, सेल नहीं थे। उसीलिए उनको कहा गया दिस इज द क्वेसरवेट्स, मींस क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। क्वेसरवेट क्या है? क्वेसरवेट प्रोकैरियोट की प्रारंभिक इकाई है। सो माय डियर फ्रेंड, विदाउट क्वेसरवेट्स सेल का जो प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जब तक प्रोकैरियोट नहीं बनेगी तो यूकैरियोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक यूकैरियोट नहीं बनेगी तब तक एक कंप्लीट बॉडी का टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, जब टिश्यू ऑर्गेनाइज करते हैं मींस सेम टाइप्स ऑफ सेल देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेम, इज कॉल्ड टिश्यू। मैं टिश्यू में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। फिर एक बार बता दे रहा हूं। द सेम टाइप्स ऑफ सेल देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेम, इज कॉल्ड टिश्यू एंड व्हेन द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू सिस्टम। एक ऊतक तंत्र बना लेते हैं। समान प्रकार की, समान संरचना, समान आकार, समान उत्पत्ति की कोशिकाओं के समूह को हमने ऊतक कहा। और ऊतक मींस टिश्यू, ऊतक का हमने, ऊतक जब बन गए, ऊतकों का कॉम्बिनेशन हुआ, टिश्यू का कॉम्बिनेशन हुआ। टिश्यू के कॉम्बिनेशन के बाद जो है ये जो है क्या कर लिए, इन्होंने एक सिस्टम बनाना शुरू किया, एक तंत्र का निर्माण करना शुरू किया जिसको कहा गया ऑर्गन सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये टिश्यू जब कॉम्बिनाइज किए तो ऑर्गन सिस्टम बना है। एंड 11 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज जनरली रनिंग इन आवर बॉडी। 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, 11 प्रकार के तंत्र हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में कार्यशील हैं। तो 11 प्रकार के तंत्र जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में शरीर में कार्यशील हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके हमारे जो लोकोमोशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, स्केलेटल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो आप सिस्टम जितने देख रहे हैं ये सारे के सारे सिस्टम हमारे इन्हीं जो है टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बने। जब टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से सिस्टम बन गए, कंजॉइंट हो गए, एसोसिएट हो गए, तब जाकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऐसी कंडीशन में ही एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके पहले बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने आप लोगों को जो भी टॉपिक बताया, जो भी शीर्षक मैंने आज आप लोगों को बताया, उसको आप लोग पूरी तरह से उसका नोट बनाइए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, वे लोग मेरे चैनल को पूरी तरह से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पहले तो सब्सक्राइब करिए, उसके बाद फिर उसको लाइक और शेयर करिए। तो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और आप सभी से मेरा निवेदन भी है, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर करिए। शेयर करने से मेरा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे बढ़ेगा, और जितना ज्यादा नॉलेज आगे जाएगा उतना ज्यादा हम आपको एक्सप्लेनेशन देते चले जाएंगे। तो आज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये क्लास 11, 12 और क्लास 9 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ आज आपसे विदा लेता हूं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।